कि ये कितने इंटेलेक्चुअली इस वक्त बैंकरप्सी का शिकार हैं कि वो सारे लोग जो मिल के भी उसकी सियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो ये कहते हैं कि जी वो तो सियासतदान ही नहीं है। अंदाज सोमरो साहब ने बताया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा कोटा जो है वो बिलावल हाउस का है। 30 से 50 मिलियन बैरल ऑयल लेके जाओगे अमेरिका, कह रहे हो कि जी बेच के हम अमेरिकी और वेनेजुएला की जो अवाम है उसके ऊपर खर्च करेंगे। भाई अमेरिकी अवाम कहाँ से आ गई? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। इस ट्वीट में किसी ने ग्रॉक से रिक्वेस्ट की है कि इस तस्वीर के अंदर जो मोस्ट फेमस आदमी है आप उसको रिमूव कर दें। दो इसमें शख्सियात हैं, शाहिद अफरीदी साहब हैं और इमरान खान साहब हैं। ग्रॉक ने इमरान खान साहब को निकाल दिया, पैगाम ये मिला कि जी इमरान खान साहब सबसे फेमस है। अच्छा, अब ये वो चीज है जिसके हवाले से बहुत ज्यादा सतही बहस मीडिया पे होती है, हमारे दानिश्वर करते हैं, सोशल मीडिया पे होती है। कोई ये कह रहा होता है जी शाहिद अफरीदी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इमरान खान साहब से, वो जब जाता था तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, स्टेडियम खाली हो जाता था अगर वो आउट हो। कोई ये कहता है कि जी वो फलानी जो शख्सियत है उसने ऐसा नेजा फेंका है कि अब वो इमरान खान साहब से भी बड़ा सुपरस्टार बन गए। भाई इस मुल्क में इमरान खान साहब से बहुत सारे बड़े सुपरस्टार होंगे, टिकटॉक पे स्टार्स होंगे, फलाना जो है जन्नत तो फलाना दोज़ख, बड़े बड़े हो सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे टिकटॉकर होंगे, बहुत सारे फेमस लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे मसला पॉपुलैरिटी का नहीं है। इमरान खान साहब को अगर कोई वोट पड़ता है, इमरान खान साहब के साथ अगर कोई चलता है तो वो पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं चल रहा, उनका जो पॉलिटिकल मैसेज है वो लोगों को अपील करता है। अब मसला ये है कि बहुत सारे दानिश्वरों की, बहुत सारे सियासतदानों की, बहुत सारे जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनकी समझ में ये चीज नहीं आ रही, या फिर उनकी जो कैपेबिलिटी है उसकी अपनी कोई लिमिटेशंस हैं, तो वो इसको मुख्तलिफ चीजों के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉपुलर है क्योंकि ये क्रिकेटर था, ये हैंडसम है इस वजह से इसको वोट पड़ रहा है, ये ऐसा है तो इस वजह से इसको वोट पड़ रहा है, ये जो बच्चे आज इसके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि इनके माँ बाप को इसके ऊपर क्रश था तो ये इस वजह से बच्चे इसके साथ खड़े। भाई ऐसी खुदा न खास्ता कोई बात नहीं है, क्योंकि हम खुद उसको समझ नहीं पाते तो फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट अबाउट इमरान खान पॉपुलैरिटी। अगर आज उसके साथ आपको यूथ नजर आती है या जितने भी उसके वोटर सपोर्टर हैं, वो उनके पॉलिटिकल मैसेज का असर है। इसी तरीके से जो लोग मियां साहब के साथ हैं या जरदारी साहब के साथ हैं या बिलावल साहब के साथ हैं, कोई उनकी यूथ की वजह से या उनके बिजनेस की वजह से या किसी और वजह से नहीं है, उनके पॉलिटिकल मैसेज की वजह से है। लेकिन इसको समझने से कासिर हमारे दानिश्वर जो हैं वो इस किस्म के तजिए तबसरे करते हैं, और उनको सुनने वाले और उनको सीरियस लेने वाले हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान या दूसरे सियासतदान हैं वो फिर बार बार शिकस्त खाते हैं और वो इसी चीज में फंसे हुए हैं कि भाई वो बड़ा हैंडसम है, वो बड़ा पॉपुलर है तो इस वजह से शायद अवाम उसके पीछे चल रही है, वो तो सियासतदान ही नहीं है। देखिए इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कितने इंटेलेक्चुअली इस वक्त बैंकरप्सी का शिकार हैं कि वो सारे लोग जो मिल के भी उसकी सियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो ये कहते हैं कि जी वो तो सियासतदान ही नहीं है। तो मसला ये है कि अपनी समझ लिमिटेड है, मामलात को सही तरीके से परख नहीं पा रहे, और फिर कभी उसको पॉपुलैरिटी में ढूंढते हैं, कभी हैंडसम होने में ढूंढते हैं, कभी किसी और चीज में ढूंढते हैं। लेकिन असल इशू या असल मुकाबला इमरान खान साहब का ना किसी पॉपुलर क्रिकेटर से है, ना किसी और स्पोर्ट्समैन से, ना किसी टिकटॉकर से है। मसला ये है कि उनका जो पॉलिटिकल मैसेज है वो लोगों को अपील कर रहा है। ये सिंपल सी चीज है, पर इसको इस तरफ नहीं आते, इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, उधर जाते हैं, उसका जो नतीजा निकल रहा है वो आपके सामने है। अच्छा जी, ये वीडियो सामने आप देख सकते हैं। सोहेल अफरीदी साहब एक यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, वहां पे कॉन्वोकेशन हो रहा था, बच्चों को मेडल्स वगैरह दिए जा रहे थे, और एक बच्ची जो है उसने रिक्वेस्ट की कि मैं अपने वालिद को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। बच्ची अपने वालिद को लेने गई, सोहेल अफरीदी चल के साथ गए, आप वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने उसको वेलकम किया, उसके वालिद को कहा कि आप इसको तमगा पहनाएं। अब ये बड़े पावरफुल विजुअल्स हैं, एक वालिद अपनी बच्ची की कॉन्वोकेशन के ऊपर इतनी खुशी का इजहार कर रहा है। ख्वातीन की जो तालीम है उसके हवाले से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, बड़ा पावरफुल मैसेज है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं इंडिया में किसी सियासतदान की नजर पड़ गई तो वो भी अब इसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनको तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है, इस किस्म की जो है ना वो वीडियोस बनवाने का बहुत शौक है, पर ये बड़ी नेचुरल सी वीडियो लग रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द इंडिया में किसी सियासतदान ने इसके मुकाबले में कोई वीडियो बनवा लेनी है। अच्छा जी, 10 जनवरी को हफ्ते वाले दिन 2 बजे रिंग रोड पे के करीब पेशावर में इंसाफ यूथ विंग का ग्रैंड कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, और वो जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, लोगों को मुतहरक किया जा रहा है, उसी सिलसिले में जनाब 10 जनवरी दिन 2 बजे रिंग रोड के करीब
MG शोरूम पेशावर में इंसाफ यूथ विंग का ग्रैंड कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें यूथ विंग स्ट्रीट मूवमेंट और इमरान खान की रिहाई का आइंदा लाहेअमल वाजे करेगी। ये सामने आप देख सकते हैं, तहरीक इंसाफ वालों ने वीडियो शेयर की हुई थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो लीडरान वगैरह हैं वो बात कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, और उसमें बताया ये जा रहा है कि बुनियादी तौर पे यूथ विंग जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट और इमरान खान की रिहाई के हवाले से उनका जो लाएअमल है वो उसको वाजे करेंगे, वो बताएंगे कि कैसे वो चीज़ों को लेके आगे चलेंगे। उसके साथ साथ रिलीज इमरान खान कन्वेंशन जो है भाई वो बरतानिया में भी हो रहा है। 10 जनवरी को बरतानिया में शाम 6 बजे मैनचेस्टर के अंदर, ये सामने आप देख सकते हैं, ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर है जी मैनचेस्टर में, वहां पे भी रिलीज इमरान खान साहब कन्वेंशन हो रहा है 10 जनवरी आने वाले हफ्ते को। तो हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुख्तलिफ किस्म की सियासी एक्टिविटीज का इनेकाद करने जा रही है। अच्छा, अब आपको जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि लोग सियासत में क्यों पॉपुलर होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो मैटर करती हैं, ये सामने आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये सिंध के सीनियर सहाफ़ी हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से खिताब वगैरह कर रहे थे, और इनका नाम है इमदाद सुमरो साहब। और ये जो क्लिप है इनका, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ हुआ है। सीनियर सहाफ़ी हैं रिजवान गलजई साहब, उन्होंने ये क्लिप शेयर किया हुआ था, और इसके ऊपर मैं देख रहा था कि जैगम खान साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, समा न्यूज से वाबस्ता है, उन्होंने भी लिखा हुआ था कि भाई ये है हमारा सिस्टम। और इस क्लिप के अंदर जो सीनियर सहाफ़ी इमदाद सोमरो साहब हैं, जिनका ताल्लुक सिंध से है, वो ये बता रहे हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबसे ज्यादा कोटा, इसलिए कि वहां पे कोटे की बात होती है जी, महाजरों का इतना कोटा है और सिनियों का इतना कोटा है, फलानों का इतना कोटा है, ये बात होती है। तो इमदाद सोमरो साहब ने बताया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा कोटा जो है वो बिलावल हाउस का है, उसके बाद मुराद अली शाह का है, फिर फरियाल तालपुर साहिबा का है, फिर सूबाई वुजरा का है, जजेस का है और सहाफियों का है। उन्होंने बताया कि कोई रिक्रूटमेंट वगैरह होनी थी और उसमें जो 80% नंबर लेने वाले लोग थे उनको फेल कर दिया गया, 33 या 35 नंबर लेने वाले लोगों को पास कर दिया गया, और इस हवाले से उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने यहां तक बताया कि वहां पे एक सीनियर सहाफी हैं, उनका किसी उनके बच्चे को कोई नौकरी दी गई और अब कोई और नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वहां पे सहाफियों का भी कोटा है, यानी हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इस सिस्टम से बेनिफिट हासिल कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे लोग जो स्टेटस को से बेनिफिट करते हैं, दस्तरखान पे बैठते हैं जाके हुक्मरानों के, वो सहाफ़ी हो जाएं, दानिशवर हो जाएं, सियासतदान हो जाएं, वो जिधर भी हैं, ये वो तबकात हैं कि जिनको ये स्टेटस को सूट करता है, ये सिस्टम सूट करता है, उनकी इंपॉर्टेंस है सिस्टम के अंदर, तो हर जगह पे उनको इस किस्म की चीजें मिलती हैं। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लें कि जहां पे ये सूरत हाल होगी तो फिर किसी दूसरे का पॉलिटिकल मैसेज क्यों पॉपुलर हो रहा है उसको समझने में आपको आसानी होगी। अच्छा जी, मुज़ाकरात के लिए सियासी कारकुनों को रिहा और मुकदमात खत्म किए जाएं। नेशनल डायलॉग कमेटी कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, आपको पता है महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब ने एक ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, और मैं भी वहां पे गया था और गुज़िश्ता रोज मैंने व्लॉग के अंदर आपके साथ ये चीजें भी शेयर की थी। इन्होंने कहा था कि भाई हुकूमत भी इसमें आए, ऑपोजिशन भी इसके अंदर आए। इन्होंने जरदारी साहब से भी अपील की थी, नवाज शरीफ साहब से भी अपील की थी, और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से भी अपील की थी कि आप लोग भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने। तो हुकूमत ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। हुकूमत के लोगों से मेरी बात हुई, एक वजीर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई इनके पास मैंडेट नहीं है, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। इसी तरीके से पीटीआई वालों ने भी कहा कि भाई इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, ये ना 3 में ना 13 में, हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनका ये जो इनिशिएटिव है ये कामयाब हो पाएगा, बल्कि मुझे तो यहां तक लगता है, मैं रॉन्ग हूं, पर मेरा ये तजिया है कि जो भी इस इनिशिएटिव के साथ मुंसलिक होगा उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। देखिए ना, ये वो लोग हैं, मासवाए फवाद चौधरी साहब के, चौधरी साहब तो जेल में गए और उन्होंने जमात को उस तरीके से नहीं छोड़ा और जो कुछ उनके साथ होता रहा वो सब ने देखा। लेकिन दीगर 2 शख्सियात तो फौरन पार्टी को छोड़ के चली गई थी। और अब जो है, जो कल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो उनका एजेंडा था वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का था। जो बहस वहां पे होती रही कि इकॉनमी पे भी हुई, दीगर चीजों पे भी हुई। वैसे आखिर में जो एलामिया दिया गया वो बड़ा रीजनेबल एलामिया था कि ख्वातीन जो वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए, लीडरान को रिहा किया जाए, तो वो तो इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो रद्द-ए-अमल आ रहा है हुकूमत की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी चीज अचीव कर पाएंगे अनलेस के तहरीक इंसाफ या हुकूमत वाले जो है ऑन बोर्ड होते हैं इनके साथ।
अच्छा जी, बांग्लादेश ने वाज़े तौर पे बता दिया कि हम अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे, किसी सूरत में नहीं भेजेंगे और ये फैसला हमारा हतमी है। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि भाई हम भारत अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अब देखते हैं कि फिर क्या होता है, आईसीसी क्या करती है और भारत में ये चीज़ें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वो भारत खुद जिम्मेदार है, इनके इंतहा पसंद जिम्मेदार हैं, इनकी हुकूमत जिम्मेदार है। कल फिर अगेन ट्रंप जो है मोदी के हवाले से जो बातें कर रहा था, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता क्योंकि हर व्लॉग में ही हम उसका जिक्र कर देते हैं, लेकिन अगेन वो मोदी का मजाक उड़ा रहा था। और आज सूरत हाल इस नहज पे इसलिए पहुंची है कि अब बांग्लादेश, वो जिसको भारत एक तरह से ये समझ रहा था कि भाई वो बिल्कुल हमारे साथ मिल गया, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज थी उनका नुकसान ये हुआ कि बांग्लादेश में जो इनकी हमायती हुकूमत थी उसको भी जाना पड़ा और अपने मुल्क में जो इनकी हालत है वो सबके सामने। और दूसरा, बांग्लादेश से क्रिकेटर वहां पे खेलने जा रहे थे, इन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए इंतहा पसंदों ने धमकियां दी कि इसको वापस भेजो, उसको तो उन्होंने वापस भेज दिया। अब उनका केस इतना स्ट्रांग है, वो ये कहेंगे कि भाई हमारा एक प्लेयर वहां पे गया था, उसको भारतीय रियासत सिक्योर नहीं कर सकती, सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकती, पूरी टीम को ये कैसे सिक्योरिटी फराम करेंगे, लिहाजा हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो भारत के लिए काफी ज्यादा इसमें मुश्किल होगी। अच्छा जी, अमेरिका ने एक ऑयल टैंकर पकड़ा है और उसको अब बचाने के लिए रूस ने भी अपने आबदोज वहां पे भेज दिया। अब ये जो ऑयल टैंकर है, ये पुराना सा एक ऑयल टैंकर है, ये वेनेजुएला की साइड से कहीं से आ रहा था, उसी एरिया के अंदर था और अमेरिका ने इसको पकड़ लिया। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस ऑयल टैंकर को क्यों पकड़ा गया। अच्छा, ये वो ऑयल टैंकर है जो इस वक्त, इसमें कोई तेल भी नहीं है, खाली है, लेकिन ये चंद कोई ऐसे ऑयल टैंकर्स हैं जो आलमी मीडिया में अगर आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको पता चलता है चंद ऐसे ऑयल टैंकर्स हैं, 10 से 15 जिनकी तादाद है, जिनके हवाले से अमेरिका को ये लगता है कि यार इनके जरिए जो है वो इलीगल तरीके से तेल इधर लेके जाते हैं, ये लोग तेल उधर लेके जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ईरान पे लगाई हुई हैं, वेनेजुएला पे लगाई हुई हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के, आपको पता है, ये तो चौधरी हैं भाई, ये भी इलीगल है, वो भी इलीगल है, तुम होते कौन है भाई ये कहने वाले, तेल उनका है, बाकी तुम जो पूरी दुनिया में कर रहे हो वो लीगल है। पर एनीवे ये समझते हैं कि वो जो नेटवर्क ऑफ कुछ शिप्स हैं उसमें से एक शिप ये है, ये वो शिप है जिसकी बरतानिया भी जासूसी कर रहा था, जिसके ऊपर अमेरिका की नजर भी थी, ये सारे मिलके देख रहे थे और ये पूरा एक नेटवर्क है जिसको ये पकड़ना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये जो शिप है और इस तरह के कुछ दीगर शिप है, इनके जरिए से ईरान से तेल निकलता है, रशिया से तेल निकलता है, वेनेजुएला से तेल निकलता है, कभी वो चाइना जाता है, कभी वो रशिया जाता है, कभी वो आगे किसी और जगह पे जाता है। तो लिहाजा इसको हमने रोकना है। तो ये बुनियादी वजह है इस शिप को पकड़ने की। इस शिप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है इस वक्त जो अमेरिका को इंटरेस्ट करे, लेकिन इस शिप ने हाल ही में अपना नाम भी तब्दील किया। पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन बाद में इसने अपना नाम तब्दील कर दिया और अब जो है ये रशियन फ्लैग इसके ऊपर है। बुनियादी तौर पे इसकी रजिस्ट्रेशन जो है अब वो रशिया में हुई हुई है और ये एज ए रशियन जो जहाज के तौर पे जिधर भी जाता है अपने आप को मुतारिफ करवाते हैं या इनको देखा इस तरह जाता है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको देख के ये लगता है कि ये रशियन जहाज है। तो ये वो नेटवर्क ऑफ वेसल्स है जिनको वो रोकना चाहते हैं, जिनको वो पकड़ना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई ये इलीगल तरीके से तेल लेके जा रहे हैं। भाई जो तुम अब 30 से 50 मिलियन बैरल ऑयल लेके जाओगे अमेरिका और उसको बेचोगे और ये कह रहे हो कि जी बेच के हम अमेरिकी और वेनेजुएला की जो अवाम है उसके ऊपर खर्च करेंगे। भाई अमेरिकी अवाम कहां से आ गई, तेल वेनेजुएला का है। तो इस तरीके से ये उनकी जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर काबिज होना चाहते हैं, उसके तेल के ऊपर काबिज होना चाहते हैं और इनकी कोशिश है कि बाकी हर तरीके से उनको स्ट्रेंगुलेट किया जाए, उनको दबाया जाए कि कहीं पे और उनकी कोई चीज ना जाए और हर चीज हमारे कब्जे में हो। तो ये बड़ी क्रूड फॉर्म हम देख रहे हैं जिस तरीके से ट्रंप कर रहा है। करते ये सदियों से ऐसे ही थे, लेकिन 200-250 साल के बाद तकरीबन या 150 साल के बाद हम देख रहे हैं कि दोबारा इस किस्म की हरकतें हो रही है। पहले 100-150 साल पहले थोड़ी सी चीजें काम डाउन होना शुरू हो गई थी कि इतना खुल के इस तरह नहीं होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें और कमी आती रही और कमी आती रही ओवर द ईयर्स और बेहतर हो गया। फिर ये कभी डेमोक्रेसी का बहाना करके, कभी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना करके, कभी ह्यूमन राइट्स का बहाना करके, कभी किसी और चीज का बहाना करके, कभी दहशतगर्दी का बहाना करके जाके हमला करते हैं, उनकी रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं। लेकिन इस दफा तो इन्होंने जाके सीधे तरीके से जाके सदर को उठाया, सदर को अगवा करके लेके आ गए और अब कह रहे हैं कि भाई उनका तेल जो है वो हम लेंगे और हम फैसला करेंगे कि वेनेजुएला की आवाम की बेहतरी किस में है। बहुत जल्दी अब सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।